मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर रहे थे महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी कौन थे, उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में अपना क्या क्या उन्होंने योगदान दिया था, उनका इम्पोर्टेंस क्या था, उनका रोल उन्होंने कौन सा प्ले किया था उसके अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट में। उसके लिए हमने खूब सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि महात्मा गांधी कौन थे। वो साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका से वो रिटर्न होके वापस इंडिया आए। साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपना जो मोस्ट पावरफुल वेपन जो सत्याग्रह था, नॉन कॉपरेशन जो था, वो सब कुछ उन्होंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके इंडिया के अंदर उन्होंने स्टार्ट करना चाहा। तो हम लास्ट डिस्कशन कर रहे थे कि महात्मा गांधी वॉज रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका इन 1915, देन ही स्टेड फॉर 1 years and was the political and social situation in India. So he traveled across the all over the country. उन्होंने पूरी कंट्री में घूमे और सारी जो उन्होंने देखी सिचुएशंस की, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है और सोशल कंडीशंस क्या है, इंडिया के कौन कौन से लेवल के लोग, कौन कौन से ग्रुप के लोग इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में जुड़े हैं। उन्होंने खूब सारी थ्योरीज दी। उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को बताया कि ये केवल डॉक्टर, लॉयर्स और लैंडलॉर्ड्स का बनाया हुआ एक क्रिएशन है, लेकिन इसके अंदर पीजेंट्स और लेबरर्स जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनका कोई इसके अंदर नहीं रहा है। तो महात्मा गांधी ने एक पूरा थ्योरी दिया, उन्होंने BHU का स्पीच दिया, उसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। हम इस क्लास के अंदर क्या डिस्कस करेंगे वो हम आगे देखते हैं कि हमने एक चंपारण का मूवमेंट लास्ट पढ़ रहे थे हम। व्हाट वाज द चंपारण का मूवमेंट? अब चंपारण का मूवमेंट क्या था कि चंपारण बिहार के अंदर है प्रेजेंट टाइम। उस समय चंपारण था बिहार वाले एरिया के अंदर, जिसको हम जॉइंट वाला जो एरिया प्रोविंसेस था उसके अंदर था। लेकिन बाद के अंदर क्या हो गया, चंपारण को उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो चंपारण मूवमेंट ये था, स्क्रीन पे देखिए आप। चंपारण मूवमेंट 1916 में उन्होंने स्टार्ट किया दिसंबर के अंदर। हुआ ये था कि जो इंडिगो समझते हैं आप लोग, नील, जो हम कपड़ों पर जो नील लगाते हैं, जैसे फेना या कुछ अलग अलग जो नील आती है नीले कलर की, जो उसको उनका जो एग्रीकल्चर होता था वो कहाँ होता था, चंपारण के ऊपर वाले बिहार वाले एरिया के अंदर। तो इंडिगो के जो मालिक थे, यानी फार्म जो थे इंडिगो के, उसके मालिक वहाँ के किसानों को क्या कहते थे कि आप लोग केवल इंडिगो की खेती करोगे, आपको जो रेट पे हम मांगेंगे उसी रेट पे आपको बेचना पड़ेगा। तो इसलिए उनके साथ, और आप केवल इंडिगो ही कर सकते हैं और दूसरा कुछ नहीं। सो उनके बीच में खूब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए। उन्होंने गांधी से हेल्प मांगी, तो एक पीजेंट वहाँ से इंडिगो का फार्मर कहाँ आया, गांधी के पास आया। गांधी ने वहाँ से अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। तो चंपारण मूवमेंट था, इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, गांधी का फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया था, याद रखना है। चंपारण मूवमेंट 1916। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कैसा आएगा कि जो गांधी के जो मूवमेंट्स हैं उनको सीरीज़ में जमाइए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट हो जाएगा 1916 दिसंबर में, कौन सा था, चंपारण। उसके बाद महात्मा गांधी गए थे अहमदाबाद के बाद खेड़ा, और खेड़ा के बाद उन्होंने लास्ट जो उसके बाद था नॉन कॉपरेशन। अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में किए और 1920 के अंदर उन्होंने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चंपारण मूवमेंट हमने समझ लिया है। उसके आगे हम चलते हैं। अहमदाबाद मिल, अगला था अहमदाबाद मिल, जो फिर उन्होंने क्या किया, चंपारण से उनको जब मिल गया कि उन्होंने सब उनको एक छूट दिलवा दी, उनको डिस्काउंट दिलवा दिया कि अब वो आराम से खेती कर सकते हैं, किसी भी टाइप का अगर वो एग्रीकल्चर करना चाहे, कोई सी भी अगर वो क्रॉप उगाना चाहे, वहाँ पे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उनका जो एक रेट डिसाइड कर लिया, उसका एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर दिया, सब कुछ उनको कन्वीनियंस कर दिया। लेकिन अगली बार जब महात्मा गांधी सोचे कि हमारे गांव, उनका जो होम स्टेट था गुजरात, उसके अंदर उन्होंने उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए। इन 1918 गांधी डिड 2 मूवमेंट इन हिज ओन स्टेट गुजरात। फर्स्ट ही फॉट फॉर अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल ओनर्स फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर लेबरर्स। अब क्या हुआ कि हमने जब 11th क्लास के अंदर पढ़ा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके अंदर हमको मालूम पड़ा कि जो
इंडस्ट्री के जो मालिक होते थे, ऑनर्स होते थे, वो क्या करते थे, जो लेबर क्लास या जो वर्कर्स होते थे उनके ऊपर खूब सारे ऑस्टेरिटीज़ थे, एट्रोसिटीज़ थे, सॉरी, खूब सारे एट्रोसिटीज़ उनके ऊपर फॉलो करते थे। उनको उनका जो वेजेस होता था वो कम मिलता था, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, विमेन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो ये सारे कंडीशंस बहुत हार्श कंडीशन थे। वही कंडीशन इंडिया के अंदर अप्लाई होने लगे। कब हुए? 1905 के बाद। 1905 के बाद क्या हुआ? इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है और उसके बाद जो वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए, उनके वेजेस कम कर दिए। तो ये सारा जो कंडीशंस थे, ये अहमदाबाद के अंदर जो टेक्सटाइल मिल थी उसके अंदर जो वहाँ के जो वर्कर्स थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनका वेजेस बहुत कम मिलता था, उनका वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा था, उनका कंडीशन बहुत उन्होंने बिल्कुल बेकार कर रखा। तो इसलिए उन्होंने डिमांड की महात्मा गांधी से कि आप आइए हमारे लिए लड़िए। तो महात्मा गांधी 1918 के अंदर पहला उन्होंने अहमदाबाद के अंदर किया और उनके साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, इंडस्ट्री के जो ऑनर्स थे, उनके साथ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी नॉन वायलेंस के साथ। ऐसा नहीं कि उन्होंने गोली बंदूक चला के उनको मार धाड़ कर दी, लेकिन उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम फॉलो किया, सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन वाला जो सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। उससे उनको क्या हुआ, उनका सारा वर्किंग आवर्स कम कर दिए गए, उनको वेजेस मिल दिए गए। तो ऐसा उन्होंने किया। सेकंड उन्होंने खेड़ा के अंदर किया था। याद रखिए, फर्स्ट वॉज इन द अहमदाबाद, सेकंड वॉज देन खेड़ा। क्वेश्चन आ सकता है सीरीज में जमाना, तो फर्स्ट होगा चंपारण, सेकंड होगा अहमदाबाद, थर्ड होगा खेड़ा, CAK। तो खेड़ा जो एक जगह है वो भी गुजरात में है। ही जॉइंड विद पीजेंट फॉर रेमिशन ऑफ टैक्सेस ऑन हार्वेस्ट वाज एंडेड बाय फ्लड। क्या हुआ कि 1980s के टाइम पे क्या हुआ, बहुत तेज़ बाढ़ आई। कहाँ? खेड़ा में। खेड़ा नदियों के किनारे बसा हुआ जगह, साबरमती जो रिवर है उसके पास में खेड़ा है। तो वहाँ पर बहुत तेज़ फ्लड आया। तो फ्लड के कारण उनका जो सारा क्रॉप्स था, उनका जो सारा हार्वेस्टिंग था, जो सारी जो फसलें थी, वो सब खराब हो गई। अब फिर भी क्या हुआ, अब क्योंकि सरकार को तो टैक्स चाहिए, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लेते थे, तो वो टैक्स उन्होंने फार्मर्स और पीजेंट से टैक्स मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उनके पास फसल थी नहीं, तो टैक्स कहाँ से देंगे? तो इसके रेमिशन के लिए, इस टैक्स को मना करने के लिए गांधी ने एक मूवमेंट चलाया, खेड़ा मूवमेंट, और उसके अंदर भी वो जीत गए। फिर क्या हुआ, एक कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी उन्होंने एक, रॉलेट एक्ट क्या था आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि रॉलेट एक्ट क्या चीज़ है। रॉलेट एक्ट 1919 के अंदर इंडिया में आया। अब रॉलेट एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ पर सस्पेक्ट, यानी आपको कुछ भी, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, 1905 के बाद गरम दल वालों का टाइम आ गया था और जलियांवाला बाग और खूब सारे उन्होंने बम विस्फोट किए। तो 1919 के आसपास क्या हुआ कि हर जो, क्योंकि उनको, क्योंकि ऐसा क्रांतिकारी जैसा रेडिकल्स टाइप का जो काम थे, वो बहुत एक्टिविटीज़ जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि अगर कोई भी सस्पेक्ट आपको दिखता है कि लगता है कि ये आदमी क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरिस्ट हो सकता है या ये कुछ उल्टा सीधा काम कर सकता है, तो उन्होंने सीधा उसको बिना वारंट के अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। कुछ भी लगा सीधा अरेस्ट, कि हाँ इस सड़क पे जा रहा है, अगर किसी का पर्सनल दुश्मनी भी उससे है तो भी उसको सीधा अरेस्ट कर सकता था कोई भी पुलिस वाला। अगर उसको लगा कि हाँ कुछ भी ऊटपटांग काम करेगा, ऊपर नीचे की हरकत करेगा, रिवोल्यूशनिस्ट है, ये सब है, तो बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकता था। ये रॉलेट एक्ट आया था 1919 के अंदर। तो महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट पंजाब में जाके अपना उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी था, वो जलियांवाला बाग कब हुआ, 1919 13 ऑफ अप्रैल। आपको सबको मालूम है, एक गार्डन था जलियांवाला, उसके अंदर खूब सारे हज़ारों की संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हुए थे और उनके ऊपर उन्होंने, जनरल डायर करके एक उनका जो पुलिस का कैप्टन था, उसने गोलियां चलवा दी। अब गोलियां चला दी तो खूब सारे लोग मर गए। इसके अगेंस्ट भी महात्मा गांधी ने ये कैंपेन चालू किया। तो उसके बाद क्या होता है कि गांधी को इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी ने जो मूवमेंट किया पंजाब में, तो उसके लिए उनको जेल में डाल दिया गया। हालांकि बहुत जल्दी वापस जेल से छोड़ दिया गया। तो जलियांवाला बाग पंजाब फोर्ट विद ब्रिटिश इन 1914 टू 1918। अब क्या हुआ कि जलियांवाला बाग
अब पंजाब के लोग उनसे थोड़ा क्यों नाराज़ थे, क्योंकि पंजाब के लोगों ने तो 1914 से 1918 के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1914 टू 1918, तो पंजाब के खूब सारे जो सैनिक थे, खूब सारे जो पुलिस के जो आदमी थे, उन लोगों ने उनके लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए वहाँ पर उन्होंने सर्विस किया था, उन लोगों ने वहाँ से फाइट किया था, लड़े थे उनकी तरफ से वो लोग। बट उनकी जो वापस कंडीशन ऐसा हो गया, उनके ऊपर रोलर टैक्स लगा दिया गया, उनको पैसा नहीं मिला, उनको पोजीशन नहीं मिला अपनी आर्मी के अंदर, तो ये सारा सिस्टम हुआ, तो वो लोग बहुत नाराज़ थे। तो फिर उसके बाद जलियांवाला बाग एक्ट हो गया। फिर आते हैं कि महात्मा गांधी का जो उसके बाद वाला जो बड़ा जो एक्ट जो मूवमेंट था, वो कौन सा मूवमेंट था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हिंदी में इसको बोला जाता है असहयोग आंदोलन। किसी भी टाइप से आपका कोई भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1920 तक ये मूवमेंट चला। अब देखिए, द गांधी वांट्स टू यूनाइट द टू मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम्स। सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम पंजाब ही गेव हिज डायरेक्ट सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट। अब महात्मा गांधी क्या चाहते थे? एक तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पीजेंट्स, फार्मर्स, लेबर्स लोगों को तो उन्होंने यूनाइट करने का ट्राई कर लिया कि उनको इंडियन नेशनल मूवमेंट से जोड़ना है। तो उन्होंने क्या किया था? खेड़ा वाला कर लिया, चंपारण वाला कर लिया। चंपारण के उन्होंने क्या कर दिए? चंपारण के उन्होंने जो पीजेंट्स थे उनको जोड़ दिया। अहमदाबाद के अंदर उन्होंने जो लेबरर्स थे उनके मन में उनके लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से उनके लिए फीलिंग जगाई कि अब लोग हम लड़ेंगे, और ऐसा उन्होंने यूनाइट कर दिया। लेकिन उनको अब भी लग रहा था कि इंडिया की तो जो बड़ी रिलीजियस मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदू और मुस्लिम है। अब वो चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं थे, क्योंकि उसके पहले हमने पढ़ेंगे आगे कि 1905 के अंदर और 1915 के आसपास ये सब कुछ क्या हुआ, मुस्लिम लीग बनी है और इधर बनी हिंदू महासभा, आर्य समाज। ये सब क्या होते सोशल थे बट रिलीजियस थे, और ये थोड़े कट्टर टाइप के ग्रुप्स थे। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे, हिंदू मुस्लिम के अंदर उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर दिए। तो महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं उन ख़त्म हो जाए और हिंदू मुस्लिम एक साथ इकट्ठे होकर दे शुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने का ट्राई किया। तो अब जैसे वो पंजाब से जेल से लौटे और उन्होंने इंडिया जब दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने सीधा क्या बोला कि जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, एक खिलाफत मूवमेंट करके इंडिया में चल रहा था, उसको उन्होंने सपोर्ट दे दिया। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। ये देखिए बुक में ही है आपके पास, बुक के अंदर मिलेगा आपको खिलाफत मूवमेंट। द खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1920 तक चला। वॉज ए मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स लेड बाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नाम याद रखिएगा क्या था 1920 के अंदर, 1920 से 1921 सॉरी 1990 से 1920 1919 के बीच में शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे। शौकत अली एंड मोहम्मद अली दो भाई थे। तो इन लोगों ने मिलके क्या एक मूवमेंट चलाया। मूवमेंट चलाया क्यों था? खिलाफत। हमने पढ़ा एक वर्ड 11th क्लास में, उसको बोलते हैं खलीफा। खलीफा से क्या बना है? खिलाफत बना है। याद रखिएगा, खलीफा से खिलाफत। तो अब ब्रिटिश लोगों का रूलिंग था टर्की में, इन्होंने भी अपना वहाँ पे क्या किया था, अपना एक कॉलोनी बनाया था। तो उन्होंने क्या कहता था, टर्की सुल्तान और खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड प्लेस इन द ऑस्टवाइल ओटोमन एम्पायर। द जजीरत उल अरब, अरेबिया, सीरिया, इराक एंड पैलेस्टीन मस्ट रिमेन अंडर मुस्लिम सॉवरेनिटी एंड द खलीफा मस्ट बी लेफ्ट विद द सफिशिएंट टेरिटरी टू एनेबल him to defend the Islamic faith. The Congress supported the movement and Mahatma Gandhi sought to conjoin the non-cooperation movement. यानी कि जो खलीफा था उसको उसकी पावर से हटा दिया गया, यानी जो खिलाफत जो सिस्टम था उसको क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया ब्रिटिश लोगों ने। जो ओटोमन जो एम्पायर था टर्की के अंदर, कौन सा था? ओटोमन एम्पायर का उन्होंने क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया
और वहाँ पर किसी और को बिठा दिया। तो इन लोगों ने बोला कि ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स है, इस्लामिक जो कंट्री है, उनके ऊपर इनका रूलिंग होना चाहिए। तो उन्होंने मूवमेंट चलाया और महात्मा गांधी ने क्या किया, इसको वापस सपोर्ट दे दिया कि अगर मैं इसको सपोर्ट दूंगा तो क्या लगेगा कि मुस्लिमों को लगेगा कि हिंदू हमारे साथ हैं और कांग्रेस हमारे साथ हैं। हिंदू प्लस कौन है, कांग्रेस, तो उनको लगेगा कि हमको भी इनके साथ खड़ा होके लड़ना चाहिए। बाकी उसके पहले तक मुस्लिम अलग अपने आप को अलग समझ रहे थे और हिंदू अपने आप को अलग समझ, वो सोच रहे थे मुस्लिमों की लड़ाई है, हिंदुओं की अलग अलग अपने अपने। बट उसके बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि मेरे को ऐसा सपोर्ट देते हैं। अब हुआ क्या 1920 के अंदर कि 1920 में उन्होंने खिलाफत को दे दिया। तो इसी का नाम खिलाफत जो मूवमेंट था उसको जैसे ही सपोर्ट मिला तो एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में स्टार्ट हुआ, अगस्त में, याद रखिएगा अगस्त में। इन अगस्त 1920 Gandhi gave his direct support to Khilafat movement. Then the public came in support to Gandhi. Students denied to go to government school and colleges. Lawyers refused to go to courts. Many strikes organized in various parts in India. 391 strikes India only in 1921. अब अलग अलग चीज़ें हुई। अब नॉन कोऑपरेशन का मतलब कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपकी चीज़ों का, हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेशन, नो कोऑपरेट, हम आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्कूल जाने से मना कर दिया, कॉलेज जाने से मना कर दिया। जो लॉयर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कोर्ट्स में जाके अपनी वकालत करने से, और अलग अलग जगह हड़तालें होने लगी। हड़ताल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काम नहीं करके, नो वर्क ओनली प्रोटेस्ट, यानी अपनी डिमांड के लिए क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है, डिमांड के लिए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट फॉर डिमांड। तो नॉन कोऑपरेशन के अंदर पहला तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, डिनाई किया काम करने के लिए, फिर उन्होंने अपनी डिमांड के लिए स्ट्राइक्स कर दी। और अकेले 1921 में 391 स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री चल रही थी। कितनी, 391 पूरे इंडिया के अंदर। बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि इतने सारे लोग इसमें एक्टिव नहीं थे, बट इतनी बड़ी चल रही थी। खिलाफत मूवमेंट देख लिया, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ और अलग अलग काम भी हुए। हिल ट्राइब्स इन नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश ब्रेक द रूल्स ऑफ फॉरेस्ट लॉ। हिल ट्राइब्स यानी आंध्र प्रदेश जो आता है, अगर हम ये इंडिया ड्रॉ करें तो इंडिया के इस वाले पार्ट में आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो विंध्याचल जो है, एक विंध्याचल, उसको जब हम बोलते हैं ना विंध्या, हिमालय, यमुना, गंगा, जो हम नेशनल एंथम में गाते हैं, वो विंध्याचल की जो हिल्स है वहाँ पर एक अलग अलग ट्राइब्स रहती है। उन लोगों ट्राइब्स ने क्या किया कि वहाँ के जो फॉरेस्ट के कुछ रूल्स होते हैं, यानी आप लोग इस फॉरेस्ट एरिया में नहीं जा सकते हैं, आप लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर अपना कुछ भी तोड़ फाड़ शिकार वगैरह कुछ नहीं कर सकते। बट उन लोगों ने इन सारे रूल्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फार्मर्स इन अवध डिड नॉट पे टैक्सेस, और अवध के जो फार्मर्स थे उन लोगों ने टैक्सेस देने से मना कर दिया। ऑफ कहाँ के, अवध के जो फार्मर्स थे, अवध के जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, टैक्सेस देने से मना कर दिया। कुमायूं द लोडर्स रिफ्यूज टू लोड द वेट ऑफ ब्रिटिश, और कुमायूं एक जगह है, वहाँ पर क्या किया लोगों ने, जो वज़न उठाने वाले जिसको हम हमाल कहते हैं हिंदी में, उन लोगों ने वज़न उठाने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज टू लोड द वेट ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश लोगों के सामान का उन्होंने वज़न उठाना मना कर दिया। गांधी अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर रॉट अबाउट नॉन कोऑपरेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज़ हमको मालूम है कि 10 तक हमने सब पढ़ लिया है कि नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ था, कैसे सिचुएशन थी, क्या क्या होता है, लेकिन एक चीज़ मालूम पड़ती है हमको और डीप नॉलेज मिलता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइटिंग्स ऑफ द लुइस फिशर अबाउट द नॉन कोऑपरेशन, पहले हमको मालूम होना चाहिए कि लुइस फिशर कौन था। तो एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कि महात्मा गांधी का अमेरिकन बायोग्राफर कौन था। क्या क्वेश्चन था कंपटीशन एग्जाम में, नॉट इन द 12th बोर्ड, इट वाज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि हु वाज द अमेरिकन बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या था, लुइस फिशर। याद रखिए आपकी बुक के अंदर इसका आंसर मिलेगा। तो लुइस फिशर वाज द अमेरिकन बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी।
तो लुईस फिशर ने महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी लिखी उसके अंदर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के बारे में कुछ मेंशन किया। अब क्या लिखता है लुईस फिशर, इसको पढ़ते हम। द नॉन कोऑपरेशन बिकेम एन एपॉक इन द लाइफ ऑफ इंडियन एज वेल एज गांधी, यानी महात्मा गांधी की लाइफ के साथ साथ ही जो इंडिया की जो हिस्ट्री थी, इंडिया की जो लाइफ थी, उसके अंदर भी क्या बन गया, एक एपक बन गया, यानी एक युग बन गया, पूरा का पूरा युग, यानी एक पूरा एरा क्रिएट हो गया कि महात्मा गांधी की लाइफ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ा एरा है। लुईस फिशर क्या बोलता है, एपक इन द लाइफ ऑफ द इंडिया एज वेल एज गांधी, इट वॉज नेगेटिव इन मैनर ऑफ पीस, यानी इसमें शांति नहीं थी। शांति होगी भी कैसे, क्योंकि सब तरफ हड़तालें चल रही है, नारेबाजी हो रही है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, सब जो फॉरेन के जो कपड़े थे या फॉरेन मेड गुड्स जो थे उन सब का वो बॉयकॉट कर रहे थे, लॉयर्स कोर्ट नहीं जा रहे थे, तो सब कुछ उसके अंदर हो रहा था। इट वाज नेगेटिव इन मैनर ऑफ पीस, यानी शांति नहीं थी। पॉजिटिव इन मैनर ऑफ इफेक्टिवनेस, और ये किस में था, इफेक्टिवनेस, पॉजिटिव इन मैनर ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी बट इसने इफेक्ट पूरा डाला हुआ था, यानी कि पॉजिटिव इन मैनर ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी इफेक्टिव 100% था। पॉजिटिव अगर इसके दो एस्पेक्ट उसने लिखे, नेगेटिव यानी इसमें शांति नहीं थी, नेगेटिव इन पीस, बट पॉजिटिव इन इफेक्टिवनेस, यानी इफेक्टिव 100% था, ये इफेक्ट डाला इसने पूरा। आगे क्या लिखता है, इट इंटेल्ड द डिनायल, रिनंशिएशन, सेल्फ डिसिप्लिन। इसने किस चीज़ को सिखाया इंडिया वालों को, वो क्या था, इंडिया वालों को जो इसने सिखाया था वो था डिनाइल, यानी किसी भी चीज़ को मना करना, रिनंशिएशन किसी भी चीज़ का त्याग करना, और सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद के डिसिप्लिन में रहना। तीन चीज़ें इसने सिखाई, बढ़ाई लोगों के बीच में। क्या क्या, फर्स्ट वॉज द एंटेल्ड द डिनायल, रिनंशिएशन एंड डिसिप्लिन। इट वाज अ ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल। और उसने लास्ट में क्या बोला कि अगर आपको खुद का रूलिंग लाना है, कि उसका ट्रेनिंग था। क्या, नॉन कोऑपरेशन के बारे में क्या बोलता है वो, चार चीज़ें बोलता है। पहला कि गांधी और इंडिया की लाइफ के अंदर एक पूरा एरा बन गया। सेकंड वो बोलता है कि दो चीज़ों में था, नेगेटिव इन द पीस, यानी शांति में नेगेटिव था, बट इफ़ेक्टिव में पॉजिटिव था, इफ़ेक्टिव पूरा था। फिर बोलता है इसने क्या चीज़ें बढ़ाई, सेल्फ डिसिप्लिन, रिनंशिएशन एंड द डिनाइल, यानी किसी भी चीज़ को मना करना। और लास्ट उसने चौथी बात क्या बोली, इट वाज ट्रेनिंग फॉर द सेल्फ रूल, यानी सेल्फ रूल अगर आपको कभी भी मिलेगा तो उसका ट्रेनिंग क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हाउ इट एंड, अब चल तो गया, लेकिन हमको मालूम है कि 1920 में चला, हमको आज़ादी मिली 1947, यानी आफ्टर द 47 ईयर्स के बाद मिली। इसका मतलब कोई मूवमेंट 47 ईयर्स तो नहीं चल सकता है, ये ख़त्म हो गया 1922 में। क्या हुआ, अब इसको याद रखिएगा कि 1922 में क्या हुआ। एक जगह है, इसका नाम है चौरी चौरा, ये भी बिहार के अंदर ही है। ए प्लेस इन बिहार, चौरी चौरा, अभी उत्तर प्रदेश में आ गया है। तो ए प्लेस चौरी चौरा, इसके अंदर 1922 में क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन के अंदर खूब सारे सिपाही और एक उनका हेड थानेदार था। तो कुछ गांव के लोग आए, हाथ में क्या लाए, आग लाए। उन हाथों से इन्होंने क्या कर दिया, इसको पूरे पुलिस थाने को आग लगा दी। दे बर्न द होल पुलिस स्टेशन, और उसके अंदर वो लोग जल के ही मर गए। यानी उसके जो पुलिस वाले थे, मैं भी शायद 15 या 16 टोटल लोग थे, उसके अंदर मेंशन है। तो वो सारे पुलिस वाले और उनका अधिकारी सब उसी में जल के ही मर गए। तो महात्मा गांधी को जब बात पता चली कि चौरी चौरा में लोगों ने ऐसे नॉन वायलेंस की जगह वायलेंस का सहारा लिया है, दे आर बिकमिंग वायलेंट नाउ, सो ही कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट। उन्होंने क्या कर दिया, इस मूवमेंट को बंद करने का डिसीजन ले लिया कि अब ये मूवमेंट और आगे नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोग क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वायलेंट हुए जा रहे हैं।
ठीक है, ड्यू टू दिस वायलेंट एक्ट गांधी कॉल्ड द ऑफ द मूवमेंट कैन पॉसिबली justify the brutal murder of men who had been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves on the mercy of the mob। यानी उन्होंने जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो मॉब लीचिंग चल रही है, वैसी मॉब लीचिंग का एग्जाम्पल उन्होंने 1922 में ही बता दिया था। यानी उन्होंने जो बोला है कि डिफेंसलेस लोगों के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, कैन पॉसिबली जस्टिफाई द ब्रूचल मर्डर ऑफ मैन हु हैड बीन रेंडर्ड डिफेंसलेस, यानी उनके पास कोई डिफेंस नहीं था, एंड हु हैड वर्चुअली थ्रोन देमसेल्व्स ऑन द मर्सी ऑफ द मॉब, और उन्होंने अपने क्या कर दिया, अपने आप को जनता की दया के ऊपर उन्होंने डिपेंड कर दिया कि अब जनता चाहेगी तो हमको बचा सकती, नहीं चाहेगी तो मार सकती, लेकिन जनता ने क्या कर दिया, देखिए। अब देखिए इसके आगे वाला लेवल आता है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये आपका लेवल बताया नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी ने जब ये लिया तो इस डिसीज़न की खूब जगह क्या हुई, उन्होंने खूब लोगों ने इसका निंदा किया, इसका क्रिटिसाइज़ किया। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि अगर ये महात्मा जी ने अगर ये डिसीज़न नहीं लिया होता और इसको थोड़ा और आगे बढ़ने दिया होता तो इंडिया 1922 में ही क्या हो जाता, आज़ाद हो जाता। मोतीलाल नेहरू ने भी इसका क्रिटिसाइज़ किया। जो मोतीलाल नेहरू वॉज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या बोला कि ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा सा और सहन कर लेते गांधी तो ये इंडिया उसी समय क्या हो जाता, आज़ाद हो जाता। बट महात्मा गांधी ने बोला कि दिस मोमेंट वाज बेस्ड ऑन माई प्रिंसिपल्स, तो अगर ये मेरे प्रिंसिपल पे बना हुआ मूवमेंट है तो इसको मेरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन को वापस ले लिया। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुछ चीज़ें हुई जो बुक से मैंने मेंशन किया है, एक बार ये देखिए। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल, यानी हज़ारों लोगों को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया। गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1920, गांधी खुद भी 1922 में क्या हो गए, अरेस्ट कर दिया। कब हुए गांधी, 1922 में। अब उनको 1922 में अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। एंड चार्ज विद द सेडिशन चार्ज लगाया। द जज हु प्रीसाइडेड ओवर दिस ट्रायल जस्टिस CN ब्रूमफील्ड, एक CN ब्रूमफील्ड करके एक जस्टिस था, उसने क्या बोला, मेड ए रिमार्केबल स्पीच। इस स्पीच को आप याद रखना, क्या बोलता है वो, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट, रिमार्क द जज दैट यू आर इन डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन आई हैव एवर ट्राइड ऑन और एम लाइकली टू ट्राई। It would be impossible to ignore the fact that in the eyes of millions of your countrymen you are a great patriot and leader. Even those who differ from you in politics look upon you as men of high ideals and even saintly life. यानी आपके देश के लोग, हालांकि आप जो फैक्ट है उसको मैं मना नहीं कर सकता हूँ कि फैक्ट है तो फैक्ट है, लेकिन आपके जो कंट्री के लोग हैं वो आपको एक बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, उनका लीडर मानते हैं, और जो आपकी थिंकिंग यानी आपकी पॉलिटिकल जो थिंकिंग है उससे जो अलग है वो भी आपको मानते हैं कि आपके आइडियल्स बहुत बड़े और एक सेंट्रली लाइफ आप जीते हैं। सिंस गांधी जी हैड वायलेटेड द लॉ वाज ऑब्लिगेशन फॉर द बेंच ऑफ सेंटेंस ऑफ सिन, यानी गांधी जी को उसके बाद क्या मिला, 6 years का जेल मिला, इम्प्रिजनमेंट। बट सेड जज Broomfield, if the course of the events in India should make it possible for the government to reduce the period and release you, no one will be better than pleased than I। यानी कि अगर आपको 6 साल से अगर कुछ भी कम सज़ा मिलती है तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला इंसान कौन होगा, मैं। एक ब्रूमफील्ड करके जज का एक स्टेटमेंट था, अच्छा स्टेटमेंट था उसका, आ सकता है एग्जाम्पल में, ठीक है। इसके बाद क्या, जो हम रिजल्ट्स देखते हैं, किसके रिजल्ट्स देखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिजल्ट्स क्या हैं, 1960 गांधी told to aid local people, now in 1920 non cooperation Gandhi in reality aided the thousands of peasants। यानी महात्मा गांधी ने जब BHU का जो स्पीच दिया था, याद होगा आप लोगों के, BHU के स्पीच में उन्होंने बोला था कि आपके चमचमाते चेहरे और चमचमाते मुकुटों के बीच में द ग्लोरियस ड्रेसेस ऑफ यू द किंग्स एंड द बिग लैंडलॉर्ड्स
मुझको absent दिख रहे हैं, कौन absent दिख रहे हैं? पीजेंट्स और लेबर्स। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, 1920 का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके अंदर किसको जोड़ दिया? पीजेंट्स और लेबर्स को। हमने देखा है गांधी बिके मैंने आइडियल फॉर मैनी पीपल। गांधी खूब सारे लोगों का आइडियल बन गए। दे यूज टू ड्रेस लाइक हिम एंड ईट एंड लिव लाइक हिम। यानी गांधी की तरह वो लोग रहते थे, गांधी की तरह ही खाते थे, गांधी की तरह ही पहनते थे। दे यूज टू ड्रेस लाइक हिम, ईट लाइक हिम एंड लिव लाइक हिम। वाइल अदर लीडर्स ड्रेस्ड इन वेस्टर्न स्टाइल और इंडियन बंद गला ड्रेस, गांधी यूज टू वियर द खादी, धोती, लोइन क्लॉथ। कि महात्मा गांधी क्या पहनते थे? धोती पहनते, उसको क्या बोलते हैं? लोइन क्लॉथ। वहीं दूसरे बड़े बड़े लीडर क्या पहनते थे? वेस्टर्न स्टाइल के कोट पैंट पहनते थे। और कुछ लोग बंद गले का, जिसको हम जोधपुरी ड्रेस जो भी बोलते हैं ना, उसको बंद गला बोलते हैं। यानी बिल्कुल गले तक, यहाँ तक पैक होता है वो ड्रेस, कॉलर वाला, तो वैसा पहनते थे। बट गांधी यूज टू वियर खादी की जो धोती होती थी उसको पहनते थे। खूब सारे लोगों को उन्होंने चलाया। ही यूज टू स्पन द चरखा टू एम्फेसाइज द स्वदेशी। और उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? जो चरखा होता है, चरखे को हम क्या बोलते हैं? व्हील होता है, स्पिनिंग व्हील जो होता है, उसको चरखे को उन्होंने उसके यूज़ के लिए उन्होंने एम्फेसाइज किया। क्यों? क्योंकि जो सारी इंडस्ट्री थी उस समय किसकी थी? ब्रिटिश लोगों की इंडस्ट्री थी। और उसमें क्या हो रहा था? मशीनें आ चुकी थी। तो मशीन के कारण क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट चला गया। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ क्या हुआ? जो इंडिया के जो सामान थे, जो होममेड जो गुड्स थे, उनका बिक्री बंद हो गया, वो बिकना बंद हो गया। तो खूब सारी चीज़ें थी, लोगों का जो मनी था वो बाहर जाने लगा। तो इसलिए महात्मा गांधी ने बोला कि सब लोग अपने घर पे चरखा चलाओ। According to many newspapers in 1921, whenever Gandhi used to address the people, thousands number of people came to meet him, giving gifts. यानी कुछ सारे न्यूज़पेपर्स बोलते हैं जब गांधी अपने स्पीच देते थे तो खूब सारे लोग उनके लिए मिलने आते थे, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। और हज़ारों की, थाउजेंड्स नंबर ऑफ पीपल वर कम टू मीट हिम। ठीक है, तो ये उसके जो इफ़ेक्ट थे किसके? नॉन कॉपरेशन के बाद महात्मा गांधी एक लीडर कैसे बने। खूब सारे टॉपिक्स और हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे होप है, आशा है कि आप लोग अपना वर्क कर रहे हो। और हाँ, क्वेश्चन एक मोस्ट पूछा जा रहा है बार बार कि सर हमको नोट्स कौन से बनाने। जो मैंने इसके अंदर जो लिखा दिया है, ये जो पीपीटीज जो बनाई है मैंने, जो आपके लिए लिखे हैं, वही नोट्स मेन कॉपी में लिखने हैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने इसमें मेंशन नहीं की है लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्लास के ड्यूरिंग द क्लास विच आई एम स्पीकिंग, उनको भी आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टे होम, स्टे सेफ। मोबाइल का ओवर यूज़ नहीं करना है, केवल पढ़ाई करनी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप आपको यूज़ नहीं करने हैं। अदर देन स्टडी, डू नॉट ओवर यूज़ द मोबाइल। और काम करते रहिए, खूब पढ़िए। 12th बोर्ड है, पढ़ना ज़रूरी है। स्कूल नहीं चल रहे हैं, आप पर बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है, तो आप बने रहिए। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।